ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है संघम शरणम गच्छामि। मैं संघ की शरण में। इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप भी जानते हैं मैं 30 मार्च 2025 की घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माधव नेत्रालय के नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। और उसके बाद इस घटना को पूरे देश में वामपंथी मीडिया ने इस तरीके से दर्शाया कि पता नहीं ऐसी क्या घटना होने जा रही है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच में इतने बड़े मतभेद हो गए हैं, गतिरोध हो गए हैं कि जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं और वहां पर जो घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से मोहन भागवत नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और अपने भाषण में ये शुभ अवसर की बात करते हैं, एक संयोग की बात करते हैं कि इतनी महान विभूतियां आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांगण में इकट्ठा हो गई हैं, तो ये शुभ संकेत है, शुभ संयोग है। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्षय वट वृक्ष की परिभाषा देते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शान में ऐसे कसीदे पढ़ते हैं कि विरोधियों के कलेजे पे सांप लौट जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। और उसके बाद भी मनोभाव, ये चेहरे के भाव और भाव भंगिमाएं देख के, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो चाहे मोहन भागवत की हो, विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस घटना पे कैसे रिएक्ट करें। तो आवाज भारतवर्ष यहां आपको पहले से ही बता चुका था कि ये विजिट तो होगी, विजिट महत्वपूर्ण होगी, ऐतिहासिक होगी और उस दिन सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और लोगों के दिमाग में जितनी गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। बहरहाल अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। ये कोई कल समझौता नहीं हुआ है या प्रधानमंत्री के जाने के बाद परिस्थितियां नहीं बदली हैं। परिस्थितियां उसी दिन बदल गई थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी दोनों को यह एहसास हुआ था कि अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। सत्ता तो जाएगी, साथ में सम्मान भी जाएगा। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस या विपक्षी सत्ता में आएंगे तो वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दोनों के प्रति, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार होने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भावभंगिमाएं तो आपको पता है ना, किस तरीके से कंधे ऊंचे करके इस तरीके से मैंने नरेंद्र मोदी का घमंड चूर चूर कर दिया, 56 इंच का सीना 36 इंच का सीना कर दिया। और जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार वो नरेंद्र मोदी के ऊपर कर रहे थे मानो उन्होंने कौन सी जंग जीत ली हो, उस घटना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी झकझोर दिया था। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों के बीच में ये वार्तालाप हुआ, या जिस भी संवाद के जरिए दोनों के बीच या जिस भी कड़ी के जरिए दोनों के बीच संवाद होता है, वहां इस घटना की पुष्टि हुई कि अब हमें वापिस अपने पुराने रंग में लौटना होगा, आपसी मतभेदों को भुलाना होगा और आगे चलना होगा, ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरीके की बात कर पाए या इस तरीके का कार्यकलाप सपने में भी सोच सके। और उसके बाद हरियाणा में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुटा या महाराष्ट्र में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुटा और दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुटा, उसके जब नतीजे आए तो एक बार विपक्ष को फिर से मुंह की खानी पड़ी और विरोधी अब अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। लेकिन कल की घटना ने अब उन वामपंथी लुटियन जोन के मीडिया के पत्रकारों का भी मुंह बंद कर दिया है। उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब इस घटना को कैसे किस तरीके से परिभाषित करें। वहीं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों मंद मंद मुस्काते हुए
विपक्ष को ये संदेश दे रहे हैं कि जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चट्टान की तरह भाजपा के पीछे खड़ा रहेगा। और बहरहाल आज के मुद्दे पे मैं लौटता हूं। ये सारी बातें हमने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा कर ली थी, लेकिन आज का मुद्दा है जहां पर मैंने आपको साफ तौर पर यह बताया कि उस घटना के बाद ही जब नतीजे आए थे 4 जून को, उसके बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अंदर समझौता हो गया था। चाहे मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर प्रहार भी किए हो, लेकिन यह सोची समझी रणनीति थी ताकि विरोधी ये समझें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा का साथ जोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है और दोनों के बीच इस तरीके के मतभेद पैदा हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। और जैसे ही विरोधी ढीले पड़ेंगे ग्राउंड पर, फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बार फिर से वो पकड़ बना लेगा और विपक्ष के तमाम नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश विपक्ष ने लोकसभा में भी की और उसमें वो कामयाब भी हो गया, लेकिन विधानसभा के चुनावों में ऐसा कुछ ना कर पाए। और जब नतीजे आए तो साफ तौर पर दिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये रणनीति रंग लाई है। वहीं भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में क्या समझौता हुआ, वो दरअसल समझौता यही है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ तौर पर डांट लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को। अब आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर आप एकला चलो की रणनीति पे चलना चाहते हैं तो अभी भी हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आप अकेले चल सकते हैं, अपने तमाम निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे साथ चलना है तो एक विचारधारा को लेकर के, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, उसको आगे साथ लेके चलना होगा और संघ की सलाह को आपको लेना होगा और उसको अमल भी करना होगा। और जिस तरीके से एक ही धड़ा सारे निर्णय लेना शुरू हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तानाशाही का आरोप लगना भी शुरू हो गया था, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पर अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाना भी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि जब हरियाणा का चुनाव हुआ तो जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ना तय हुआ था, नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपत्ति थी, ना भारतीय जनता पार्टी को थी। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब आए तो जिस तरीके से शिंदे ने अपने तेवर दिखाए, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ तौर पर बीच पर एंट्री की और आवाज भारतवर्ष ने उसी वक्त आपको बता दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह साफ कर दिया है कि यह सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही बनेगी, भले ही वो शिंदे के साथ बने या शिंदे के बावजूद बने। और अंत में दिल्ली दरबार में बैठे एक नेता को जो ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि शिंदे को उकसा रहे हैं या शिंदे का घटनाक्रम उसी की वजह से हो रहा है, लास्ट में वो तमाम घटनाएं चुपचाप पता नहीं कहां चली गई और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार वहीं बनी। वहीं दिल्ली के चुनाव के नतीजे जब आए तो रेखा गुप्ता भी संघ की ही पसंद है। ये सबको पता है, अंदर के सिस्टम के जितने लोग हैं सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही तय किया रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि प्रवेश सायु सिंह वर्मा का नाम भी अंतिम चरण तक गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब किस तरीके से पूर्णतया एक्टिव होकर के अपनी भूमिका निभा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कोई गतिरोध या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साफ तौर पर निर्णय अब भारतीय जनता पार्टी में लागू होता हुआ भी आपको दिख रहा है। अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं या वरिष्ठ लोगों की मानूं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो नतीजे या जिस तरीके की गतिविधियां आपको पिछली सरकार में दिखी थी, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण खुद ले लिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब हर निर्णय में सरकार के साथ सहमति से अपना दखल भी रखेगा और हर निर्णय में
उनकी सहमति भी आवश्यक होगी। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा भी चले, साथ में नरेंद्र मोदी का नाम भी इस तरीके से आगे बढ़े कि कोई विरोधी उस नाम के आगे ना टिक जाए। अब जाते जाते 75 का फॉर्मूला आपको विपक्षी पढ़ा रहे होंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जब तक चाहें तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी इतने सक्षम है, शारीरिक रूप से इतने सक्षम हैं कि वो 24 घंटे में से आज भी 18 घंटे काम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की इसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहें तब तक वो सत्ता में रह के राष्ट्र सेवा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी को यह लगेगा कि उनका शारीरिक रूप से वो क्षमता नहीं बची है, जब वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, तो वो स्वयं छोड़ के चले जाएंगे। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक नेता पे काम नहीं कर रहा है। मैं अगले एपिसोड में वो भूमिका पूरी आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब कम से कम 5 से 6 नेताओं के ऊपर काम कर रहा है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वारिस के रूप में आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिनकी भूमिका देखता है। और अब के उनके निर्माण पर कार्य शुरू हो चुका है, वो अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।